बहुत अच्छे थ्योरी आज है। आज की थ्योरी बहुत अच्छी है। हालांकि पैमेला लिबेक की इस थ्योरी से आप सभी लोग परिचित हैं, और इसके अतिरिक्त भी काफ़ी अच्छे थ्योरी हैं। जैसे कॉन्सेप्ट मैप का लेकर प्रश्न आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में प्रश्न बने हैं, ये भी प्रश्न हैं। और कुछ रचनात्मक आकलन के जो प्रश्न हैं, मूल्यांकन के जो प्रश्न हैं, इनसे भी संबंधित थ्योरी और उसके प्रश्न हैं। तो चलिए क्रम से देखते हैं, ज़्यादा समय न लें और छोटी सी एक भूमिका यहाँ से समझिएगा। देखिए, जब जब हम सभी लोग विद्यार्थी होते हैं या विद्यालयी जीवन में होते हैं, तो हर विद्यार्थी यही सोचता है कि हम लोग गणित के प्रश्नों को कैसे हल करें। हर विद्यार्थी जो विद्यालयी जीवन में रहता है, सबके सामने यह चुनौती होती है कि गणित के प्रश्नों को कैसे हल करें। लेकिन एक अध्यापक वो ये नहीं सोचता कि गणित के प्रश्नों को कैसे हल करें। उसके मन में जो एक सबसे बड़ी प्रश्न उठता है या जो सबसे बड़ी चिंता होती है, वो ये होती है कि वह गणित के प्रश्नों को कैसे डिलीवर करे, कैसे पढ़ाए कि बालक के मस्तिष्क तक या मन मस्तिष्क में अवधारणा सेट हो जाए। तो जिसके लिए आप सभी जानते हैं कि कहानियां एक मुख्य आधार हो सकता है किसी भी शिक्षण के लिए। क्योंकि कितने भी उदंड बालक क्यों न हो, यदि कहानियों को सुनाया जाए तो बालक बड़े मन से, बड़े भाव से कहानियों को सुनते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए पैमेला लिबेक, इनकी पुस्तक है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, बालक गणित कैसे सीखते हैं। और इस पुस्तक में गणित पढ़ाने के लिए एल्पस थ्योरी दिया गया। और यह जो एल्पस थ्योरी है, इसका मतलब क्या है? ई शब्द है, देखिए यहाँ प्रत्येक लेटर का अपना मीनिंगफुल सेंटेंस है, ELPS। तो ई का मतलब है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव देना। विथ मीन्स के साथ। अनुभव देना किसके साथ? फिजिकल ऑब्जेक्ट। अनुभव देना किसके साथ? फिजिकल ऑब्जेक्ट। और फिजिकल ऑब्जेक्ट है साकार वस्तु। इसको हम मूर्त पदार्थ भी कहते हैं, मूर्त पदार्थ। तो एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, मूर्त पदार्थ या साकार वस्तु के साथ अनुभव देना। इसके बाद यल, यहाँ एल्पस में दूसरा लेटर यल है। और यल का मतलब है स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। तो यहाँ यल का सेंस लैंग्वेज से है, भाषा से, मतलब बोली गई भाषा, स्पोकन लैंग्वेज, बोली गई भाषा। दैट मीन्स जो कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करे। फिर इसके बाद ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो वर्णन करे किसका? दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव का। इसके बाद पी, पिक्चर, चित्र दिखाएं दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस। इसके बाद चित्र दिखाएं जो उस अनुभव को व्यक्त कर रहा हो। और लास्ट में एस, सिंबल, रिटर्न सिंबल्स, रिटर्न सिंबल जो प्रतीक या चिन्ह प्रयोग किए जाए, दैट जर्नलाइज दैट एक्सपीरियंस, जो उस अनुभव के बारे में सूचित करे। मतलब इसके लिए हम जो भी 4 चीजें ध्यान देंगे, सबसे पहला है मूर्त पदार्थ या मूर्त वस्तुओं से, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव। सबसे पहला स्टेप है मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव दे, साकार वस्तुओं के साथ अनुभव। और इसके बाद यहाँ पर भाषा या कहानी का सार्थक प्रयोग, भाषा या कहानी का सार्थक प्रयोग जो उस अनुभव के बारे में बताए। इसके बाद चित्रात्मक वर्णन या चित्रात्मक स्पष्टीकरण, वर्णन। और लास्ट होता है सांकेतिक अनुभव देना, सांकेतिक अनुभव। यह पैमेला लिबेक की थ्योरी का अंश है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। बहुत अच्छे थ्योरी आने हैं और प्रत्येक थ्योरी को क्रम से हम सब लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल ये है, तुरंत उत्तर करिएगा। आप सभी को शुभ संध्या। चलिए एक बार मैं कमेंट आप सभी का रीड करूं, बस छोटा सा और समय। हाँ, एस हयात और मानसी महाजन, नीलम रावत, मनीष पांडे, आजरा कशिश और रितेश सरमैत और राहत अफजा। चलिए देखें,
छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। जैसे छोटे बालक हैं, अब उनमें गणित के थॉट कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, गणितीय विचार कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। संकेत, चित्र, ठोस वस्तु। चित्र, संकेत, ठोस। अच्छा, जैसे ही हमने संकेत, चित्र, ठोस वस्तु देखा, हमारे मन में तुरंत यह थ्योरी बननी चाहिए, एल्पस। यहाँ ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तु या मूर्त वस्तु के साथ अनुभव देना। साकार वस्तु के साथ अनुभव, जिसका कुछ आकार हो, जिसे बालक देख सके, टच कर सके, अर्थात वह वस्तु ठोस हो। तो यहाँ पर साकार वस्तु कहाँ है? ठोस वस्तु, मतलब सबसे पहले ठोस वस्तु आएगा। इसके बाद यल, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद भाषा या कहानी जो उस अनुभव का वर्णन करे। तो भाषा या कहानी का तो यहाँ पे लोप है, तो इसको हटा दीजिए। पी का मतलब है पिक्चर, चित्र, दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, चित्र जो उस अनुभव का वर्णन करे। तो मतलब ठोस वस्तु के बाद क्या आना है? चित्र। और इसके बाद यस है सिंबल या संकेत या प्रतीक, जो उस अनुभव के बारे में बताए। ठोस वस्तु, चित्र और संकेत, ये बना सी विकल्प में। चलिए आ जाए दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न उत्तर आप लोग करिएगा। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर करिएगा। थ्योरी आपने समझ लिया, दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर करिए। निम्न में से कौन सा क्रम, हाँ पहले का सी बिल्कुल, अर्चना शुक्ला, हेमलता, आरती मौर्य और जूही भारती। हाँ, ठोस वस्तु, चित्र, संकेत, नीरज कुमार, बहुत अच्छा। देखिए कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग, नेचुरल नंबर का जो सम टोटल है, प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। मतलब ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, जैसे मैं बालकों को प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाने जा रहा हूं, तो संख्याओं का योग सिखाने में कौन सा क्रम या कैसे शुरुआत करना ठीक रहेगा, जिसके लिए ए बी सी डी ये दिए गए हैं, और इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। लिखा है प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। प्रासंगिक स्थिति के द्वारा मतलब जो चीजें पढ़ा रहे हैं उस संदर्भ के द्वारा, उस संदर्भ से प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल ये तो सही। मतलब पहला क्रम तो एक ही बनना चाहिए, क्योंकि एल्पस थ्योरी में ई है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तु के साथ अनुभव। तो प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना, मतलब ठीक है, ये तो बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा। यल का मतलब लैंग्वेज, भाषा या कहानी जो उस अनुभव का वर्णन करे। तो कहाँ है? लिखा है स्थितियों को चिन्हों, नहीं चिन्ह तो सबसे लास्ट में आएगा, चिन्ह सबसे लास्ट में। स्थितियों को मौखिक रूप से समझाना। मौखिक का मतलब लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। इसका मतलब फिर सी आएगा, क्योंकि यल का मतलब है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, भाषा जो उस अनुभव का वर्णन करे। तो भाषा कैसी होगी? मौखिक होगी, कहानी के आधार पर होगी। तो ए के बाद सी। पी का मतलब चित्र से है, चित्र कहीं है? हाँ, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो डी बनेगा। क्या बनेगा? डी। और यस का मतलब सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, संकेत, लास्ट में संकेत आएगा। और संकेत कहाँ है? हाँ, संकेत का मतलब चिन्ह, संकेत का मतलब चिन्ह। तो ACDB का यह सीक्वेंस बनेगा, और ACDB हम सभी लोग विकल्प बी के लिए देख पा रहे हैं। स्पष्ट है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आगे बढ़ूं? चलिए प्रश्न संख्या तीसरा लें। प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए, अच्छा ये दोनों में हो गया। लिखा है गणितीय विचार, गणितीय थॉट जो है, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। पहले अनुभव है, अच्छा, प्रतीक, चित्र, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अब समझ पाया। अनुभव ब्रैकेट में अ है, प्रतीक ब्रैकेट में प्र है, चित्र ब्रैकेट में, अब समझ गए। तो कह रहा कि गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ये
सीक्वेंस है आपको सेट करना है। आंख बंद करके तुरंत सेट कर दीजिए। अभी तो एल्पस थ्योरी की बात हुई, एल्पस थ्योरी की जस्ट अभी तो बात हुई ना, कोई डाउट तो नहीं है। पैमिला लिबेक की थ्योरी, एल्पस थ्योरी। तो ए का मतलब है अनुभव प्रदान करना, एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अनुभव वाला पार्ट आ जाएगा। यल लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, पी पिक्चर और एस सिंबल, वही तो है। तो ये हम सभी लोगों का, अच्छा यहाँ पे ई एस पी एल ये दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है विकल्प दिए गए। और क्योंकि दोनों में प्रश्न था तो इसका हिंदी वाला भी ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? अ भा चित्र और प्रतीक है ना। तो ये पार्ट है। मैं आगे बढ़ूं, प्रश्न संख्या चौथा। चलिए, और इसके बाद थ्योरी चेंज करेंगे। देखिए आज की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रश्न बहुत आपके परीक्षा में बनाए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों। तो कॉन्सेप्ट मैप जो संकल्पना मानचित्र है उसके प्रश्नों को हम सभी लोग अभी देखेंगे। फिलहाल देखें कक्षा 3 में चतुर्थांश, चतुर्थांश मीन्स 1/4 की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित सीक्वेंस, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस का अनुसरण, मतलब फॉलो करने की आवश्यकता है। मतलब जैसे एक शिक्षक 1/4 का कॉन्सेप्ट देना चाहता है, वह बालकों को बताना चाहता है कि 1/4 कहते किसे, 1/4 की संकल्पना। तो कैसे बताए? लिखा है चतुर्थांश के प्रतीक, प्रतीक मतलब होता है सिंबल, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखें। लिखा है ठोस पदार्थ मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठोस पदार्थ का मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट लेकर उसे चतुर्थांश में बांटे और चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाए। और जैसे ही हमने प्रतीक, ठोस पदार्थ, चित्र ये देखा, हमारे मन में तुरंत एल्पस थ्योरी बनना चाहिए। ई का मतलब है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तु के साथ अनुभव। तो साकार वस्तु कैसा होगा? मूर्त पदार्थ जिसे देख सकते हैं, मतलब ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ ही हो गया, मतलब सबसे पहले बी आएगा। यल मतलब है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। तो भाषा या कहानी तो कहीं नहीं लिखा है, तो इसको ड्रॉप करिए। पी का मतलब चित्र, जो कि उस अनुभव का वर्णन करे। तो चित्र यहाँ पे कहाँ है? ये चतुर्थांश को प्रतीक करने वाले चित्र दिखाएं, मतलब इसके बाद आएगा सी। और यस मतलब है सिंबल, संकेत, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। तो आएगा कौन? ए। तो बी सी ए का ऑर्डर सेट होगा, बी सी ए, यही होगा बी सी ए। आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले जैसे हमें 1/4 सिखाना है तो हमने पहले क्या किया, एक मूर्त पदार्थ लिया, मूर्त पदार्थ इसको बालक देख सकता है। जैसे चलिए ठीक है, ये एक वृत्ताकार कागज लिया और हमने क्या किया, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया, 4 बराबर भागों में काट दिया। तो ये कागज कैसा था? मूर्त पदार्थ। इसको 4 बराबर भाग में काट कर जब एक भाग दिखाते हैं ये, तो ये 1/4 का चित्र हो गया। और फिर संकेत का मतलब 4 में बराबर 1 है ना। तो ये पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर करिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट हम लोग बदलें। चलिए अब इसका उत्तर करिएगा, इसके बाद हम सभी लोग थ्योरी को बदलें और प्रश्न को बदलें। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए फिर से वही बात, निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। देखिए ये सारे सवाल आपके सीटेट के हैं, फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड सबका ये मिक्स प्रश्न है। देखिए चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया, मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है चित्र, फिर आधे का चिन्ह लिखता है, चिन्ह का मतलब प्रतीक, सिंबल, मतलब ये पिक्चर हो गया और ये सिंबल हो गया। अब बहुत सारे मूर्त पदार्थ, ये मूर्त पदार्थ हो गया फिजिकल ऑब्जेक्ट। और कहानी या शब्दों, शब्द मतलब ये भाषा, मतलब यल की बात करता है, लैंग्वेज। तो देखिए सबसे पहले हमारे मन में एल्पस थ्योरी सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले साकार वस्तु के साथ अनुभव दें, मतलब मूर्त पदार्थ के साथ। तो बहुत, ये ज्यादा बहुत लिख दिया गया ना, इसलिए ऐसा हो गया। बहुत सारे मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित करना, तो इसका मतलब सबसे पहले तीसरा आ जाएगा।
यल लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कहानी या भाषा, शब्द जो भी, तो इसके बाद ये चौथा आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। पी मतलब पिक्चर, चित्र, चित्र हो गया पहला, और यस हो गया सिंबल, संकेत, तो सिंबल संकेत कहाँ है, चिन्ह, ये हो गया दूसरा। तो 3 4 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ भी बी ऑप्शन, मतलब आज तो बी साथ ही नहीं छोड़ दे रहा है ना। 3 4 1 2, बड़ा अजीब सेटिंग हुआ। तो चलिए कुछ प्रश्न और सिलेक्ट किया जाए, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए अब ठीक है। चलिए मैटर व्यवस्थित नहीं था, अब सब कुछ सही है। देखिए यहां तक आपने प्रश्न देखा 5वें तक। अब चलिए आ जाए इसके कुछ थ्योरी वाले पार्ट पर, कुछ थ्योरी वाले पार्ट पर आ जाए। देखिए यहाँ पर रचनावादी कक्षा का जो रचनावादी कक्षा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि रचनावादी कक्षा को लेकर परीक्षाओं में प्रश्न फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में बने हैं। तो सबसे पहला है रचनावादी कक्षा में आकलन के उद्देश्य क्या है, जैसे रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य है, बताएं। रचनावादी कक्षा से आप लोग परिचित हैं। देखिए बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, कि वे स्वयं से किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंचे, सीखने में उनकी मदद करना। सीखने में रचनावादी कक्षा की विशेषता यह है या उद्देश्य यह है कि बालक को सोचने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, सीखने में उनकी मदद करें, और वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक की मदद करना। मतलब बालक किस तरीके से सोच रहे हैं यह समझने में मदद करना, शिक्षक की क्या, वो खुद मदद हो ही जाएगा, है ना। और एक और, छात्र की रुचि और अरुचि को जान पाना, ये हो गए उद्देश्य। और रचनावादी कक्षा की जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए, तो रचनावादी कक्षा की विशेषता कुछ पॉइंट के रूप में इसको देखेगा। रचनावादी कक्षा की जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहला है बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। जो रचनावादी कक्षा की विशेषता है, देखिए रचनावादी कक्षा एक प्रकार से करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, रचनावादी कक्षा करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बालक खुद कार्य करता है और खुद सीखता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अध्यापक निष्कर्ष तक पहुंचने में बालकों की मदद नहीं करता। अध्यापक का काम केवल दो होता है, समस्या का चयन करना और समस्या चयन का कारण बताना। और समस्या चयन के कारण में अध्यापक का काम केवल बालकों को प्रोत्साहन करना है कि आपके लिए यह समाधान ढूंढना क्यों जरूरी है। मतलब एक बार फिर से सुनिएगा, तभी प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। रचनावादी कक्षा जो है यह करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बालक खुद कार्य करता है, खुद सीखता है। अध्यापक केवल बालकों को प्रेरित करता है कि वह निष्कर्ष तक पहुंचे। अध्यापक का काम प्रेरित करना है, बालक खुद वर्क करता है। बालक समूह में भी कार्य कर सकता है या किसी की व्यक्तिगत मदद ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे शिक्षक बालकों का मदद नहीं करते, शिक्षक केवल प्रेरित करते हैं। इसका जरूर ध्यान रखना। देखिए बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बिल्कुल।
रचनावादी कक्षा का ये विशेषता है कि बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इसमें समूह में कार्य करते हैं। बच्चे जो होते हैं इसमें समूह में कार्य करते हैं। और एक और, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन प्रश्न शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन बालक को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते। बालक खुद निष्कर्ष तक पहुंचता है, अध्यापक केवल प्रेरित करते हैं। इसका जरूर ध्यान देना। बच्चे समस्या समाधान के लिए खोजबीन स्वयं करते हैं, क्योंकि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, इसके बाद तब हम प्रश्न की बात करें। पूरा देख पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? बताइए। छात्रों का पोर्टफोलियो मतलब फाइल पत्राधान। देखिए, रचनात्मक आकलन एक प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क की तरह होता है, जिसमें बालक खुद कार्य करता है, खुद सीखता है। तो इसमें फाइल पत्राधान होता है ना, रचनात्मक आकलन के प्रयोग के लिए। उपख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत, ये आप निश्चित रूप से बता लेंगे, सत्रांत परीक्षा, क्योंकि यह रचनात्मक आकलन नहीं बल्कि यह योगात्मक आकलन का लक्षण है। क्योंकि सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा यह रचनात्मक आकलन का नहीं बल्कि योगात्मक आकलन का लक्षण है। बाकी रचनात्मक आकलन के पोर्टफोलियो में क्षेत्र भ्रमण है, उपख्यानात्मक अभिलेख है, छात्रों का पोर्टफोलियो है। तो ये चीजें हैं, लेकिन सत्रांत परीक्षा यह योगात्मक आकलन का लक्षण है। चलिए देखें। चलिए इसके लिए बताइएगा, अभी उद्देश्य को लेकर बात किया गया। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या होता है? ये सीक्वेंस 1 2 3 में होगा कि 2 3 4 3 4 1? बताइएगा, इसके लिए उत्तर करिएगा। बहुत हाँ, देखिए, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना। मैंने कहा ना कि अध्यापक एक प्रकार से बालकों को प्रोत्साहित करता है कि वे निष्कर्ष तक पहुंचे। रचनावादी कक्षा के लिए समस्या समाधान विधि लगभग मिलता जुलता है। सीखने में उनकी मदद करना, सीखने में उनकी मदद करना। मैंने बताया ना अभी, रचनावादी कक्षा के विषय उद्देश्य को लेकर आज सीखने में उनकी मदद करना, ये भी है, ये भी है। वे किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में मदद करना। बिल्कुल, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए, मतलब इसमें फीडबैक नहीं दिया जाता। फीडबैक नहीं, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए, ये चौथा नहीं होगा। 1 2 3 होगा। 1 2 3 है ना? क्या बनेगा? 1 2 और 3। देखिए, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना तो बिल्कुल होगा, और मतलब पहला वाला हम लोगों का जरूर शामिल होगा। सीखने में उनकी मदद करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोचे यह समझने में शिक्षक की मदद करना। ये 3 पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले उद्देश्य में लिखवाया भी था। तो 1 2 3 ही इसका बनेगा। चलिए दूसरा देखिएगा, रचनावादी कक्षा की विशेषता। रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। देखिए, रचनावादी कक्षा मैंने कहा ना, करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। बालक खुद कार्य करता है, खुद निष्कर्ष तक पहुंचता है। अध्यापक का काम केवल समस्या का चयन करना और उसको हल करने के लिए बालक को प्रेरित करना है। लेकिन कहिए कि अध्यापक बालक को निष्कर्ष तक ले जाए, ये नहीं होता। हाँ, बालक समूह में कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन अध्यापक बालक को निष्कर्ष तक लेकर जाए, ये चीजें निगेटिव है। ये मैं कई बार बल दे रहा था। शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, नहीं, ये विशेषता नहीं है। बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बालक समूह में भी कार्य कर सकता है, दूसरे से हेल्प ले सकता है।
लेकिन अध्यापक नहीं। क्योंकि बालक जब समूह से में कार्य करता है तो वह समूह से भी सीखता है, और यह शिक्षणविद करो और सीखो के सिद्धांत पर ही आधारित है। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते, वही तो हुआ समूह वाला। शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। अब यह बनेगा 2 3 4। स्वतंत्रता जरूर देते हैं लेकिन निष्कर्ष तक नहीं ले जाते। प्रेरित करेंगे, निष्कर्ष तक बालक खुद जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। नहीं, 2 3 4। यदि खोजबीन अध्यापक ही कर दिया तो रचनावादी कक्षा ही कहाँ रह गई, है ना। तो इसका बी बनेगा 2 3 4। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा के गुण है। आगे बहुत अच्छी थ्योरी आने को है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट मैप का प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी, बेहद जरूरी है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए इसके लिए उत्तर करिए। आजा कशिश, राजन कुमार और अर्पिता सिंह, सरोज और कायनात क्वीन, प्रिया कुशवाहा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए सालू सिंह, रोहित कुमार। अच्छा, पीडीएफ के लिए अभी मैं संप्राज जी से तुरंत बोल दे रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ पर तो रोज वर्क होता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, वैसे टेलीग्राम पे पढ़ना चाहिए, हालांकि मैंने चेक नहीं किया। अभी मैं डिस्कस करके बताता हूँ। निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक कक्षा के गुण है। लिखा है छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए कहना। देखिए रचनात्मक कक्षा, रचनावादी कक्षा में बालक खुद वर्क करे, मतलब एक नवीन तरीके से ज्ञान प्राप्त करे, मतलब एक रटा रटाया पैटर्न फॉलो नहीं करे, एक प्रोसीजरल वर्क फॉलो नहीं करे, बल्कि खुद से अपनी समझ का प्रयोग करे। ये होता है रचनावादी कक्षा का गुण। तो लिखा है छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए कहना, कि जो पाठ्यपुस्तक में दिया गया उसको हल करिए। नहीं, पहला तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। दूसरा लिखा है वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं, मतलब कॉन्सेप्ट और समस्याओं को संबंधित करना। बिल्कुल, देखिए ये रचनावादी कक्षा का गुण है। रचनावादी कक्षा का यह गुण है कि वास्तविक जीवन से कॉन्सेप्ट और समस्याओं को संबंधित करें। तीसरा लिखा है कक्षा के क्रियाकलाप, एक्टिविटीज के दौरान छात्रों की अंतः क्रियाओं को सुसाध्य करना। और डी, छात्रों से अधिक प्रश्न पूछना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। शब्द निगेटिव हो गया, मेरे ख्याल से 2 और 3। आपके भी ख्याल से 2 और 3 बनेगा, क्योंकि विकल्प दिया है 1 और 2, 2 और 3। आगे मैं अभी चेक कर रहा हूं, ये भी बिल्कुल बनेगा। कक्षा के क्रियाकलाप के दौरान, कक्षा के गतिविधि के दौरान, एक्टिविटी के दौरान छात्रों की जो अंतः क्रियाएं हैं, जो उनके व्यक्तिगत विचार है, उसको सुसाध्य करना। तो 2 और 3, 2 और 3 बनना चाहिए। 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 बी में है। 1 और 2, 2 और 3, तो यहाँ पे हम लोगों का बनेगा 2 और 3। चलिए मैं आगे बढ़ूं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। हाँ चलिए, अब देखिएगा अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप के बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए यह थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए अवधारणा मानचित्र की विशेषता क्या है? एक अवधारणा मानचित्र का उपयोग नियोजन निर्देश के लिए उत्कृष्ट योजना उपकरण के रूप में किया जा सकता है। क्या इसका अर्थ आप समझ पाए हैं? लिखा है जो कॉन्सेप्ट मैप है, इसका उपयोग नियोजन निर्देश के लिए, मतलब एक प्रकार से निर्देश के लिए, एक सीक्वेंस प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट योजना उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पहले आपको कॉन्सेप्ट मैप के बारे में समझना है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी तो है। जैसे मान लिया हमें संख्याएं पढ़ानी है, तो मैंने संख्याओं को अलग अलग भागों में रखा। जैसे हमने इधर बताया बालकों को, इधर वास्तविक संख्या है, और मैंने कहा कि एक भेद और संख्या में बनता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। मैंने बालक से कहा कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत आती है इंटीजर नंबर।
पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। और फिर मैंने बालक से कहा कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, सॉरी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर मैंने बालक से कहा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या आती है, और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आती है। और प्राकृतिक संख्या के 4 पार्ट बढ़ते हैं, इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। तो ये एक प्रकार का हमने संख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैप दिया कि संख्या को आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसका मतलब यह जो है कॉन्सेप्ट मैप जो है, इसका उपयोग नियोजन निर्देश के लिए उत्कृष्ट योजना उपकरण के रूप में किया जा सकता है, एक सीक्वेंस में नॉलेज को देने के लिए किया जा सकता है। यह छात्रों के अधिगम के अनुभवों को, छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अधिगम की गतिविधियों के आयोजन और योजना बनाने में मदद मिलता है। तो बिल्कुल जैसे योजना बनाने में मदद मिलता है कि अब क्या पढ़ाए तो इसके बाद क्या पढ़ाए, मतलब एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करना। कॉन्सेप्ट मैप जो होता है, यह अवधारणा और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह अवधारणा और उप अवधारणा, यह अवधारणा और उप अवधारणाओं को जोड़ने का एक जटिल जाल तंत्र है। को जोड़ने का कैसा एक जटिल जाल तंत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जटिल जाल तंत्र है। मतलब यह कॉन्सेप्ट और उप कॉन्सेप्ट में, मतलब जो कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, उसको जोड़ने का एक जटिल जाल तंत्र है। जैसे वास्तविक में क्या बना, फिर इसके अंदर क्या बना, फिर इसके, मतलब एक दूसरे को जोड़ने का एक जटिल जाल तंत्र है। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ पॉइंट इसमें और है, जानिए, इसके बाद तब प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, अवधारणाओं का जो मानचित्र है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, यह अवधारणाओं को एकीकृत करने, कलेक्ट करने, एकीकृत करने मतलब कलेक्ट करने, कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करने और छात्रों को सार्थक अधिगम के अनुभव प्रदान करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। कॉन्सेप्ट मैप जो है, यह जितने भी कॉन्सेप्ट के उप कॉन्सेप्ट है, उसको जोड़ने, इकट्ठा करने और छात्रों को सार्थक एक सटीक अधिगम के अनुभव को प्रदान करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि छात्रों के सामने आने वाली अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अवधारणा मानचित्रों का उपयोग नैदानिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कोई बालक ये कह दे कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो ये गलत है। सभी परिमेय संख्या जो होती हैं वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय हो, ये कहना गलत है। तो कहने का मतलब इसमें बालक कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसके त्रुटि के क्षेत्र को भी पकड़ा जा सकता है। मतलब यह नैदानिक उपकरण के रूप में भी कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग हो सकता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। चलिए कुछ फैक्ट और है, एक दो फैक्ट इसको देखें, इसके बाद प्रश्न की बात करेंगे। और जब प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके मन में सेट हो जाएंगी। यह उन अवधारणाओं और उप अवधारणाओं की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिन पर आप जोर देना चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में होता है ना कि ये स्ट्रिक्टली बताएं, क्योंकि यह पक्ष मजबूत है, क्योंकि आगे के कनेक्टेड भाग इसी से जुड़कर जाएंगे। तो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, यह उन बात पर जोर देता है जिसको आप बताना चाहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिन पर आप जोर देना चाहते हैं। एक अवधारणा मानचित्र शिक्षक को पाठ्यक्रम की सामग्री को फिर से समझने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें सिस्टमेटिक रहती है कि अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो शिक्षक को पाठ्यक्रम की सामग्री को फिर से समझने की यह सुविधा प्रदान करता है। और एक चीज और,
यह तिर्यक बंधन, इसी को कहते हैं जटिल जाल तंत्र। जटिल जाल तंत्र इसी को बोलते हैं। यह तिर्यक बंधन के माध्यम से तथ्यों और अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है, जो एक शिक्षक को गणित की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कुल मिला के हमें यह समझना है, कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? एक अवधारणा और उप अवधारणा को जोड़ने का एक जटिल जाल तंत्र होता है, मतलब तिर्यक बंधन के माध्यम से। अब इसके कुछ प्रश्न हम लोग जब अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी चीजें मन में सेट होती जाएंगी खुद ब खुद। चलिए आप इसके लिए पहला प्रश्न भी देखें, मतलब कॉन्सेप्ट मैप का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के संदर्भ में कॉन्सेप्ट मैप मतलब अवधारणा मानचित्र का वर्णन करता है? बताइए। आप लोग इसके लिए उत्तर करिएगा, मैं चाहूंगा उत्तर करिए। देखिए तिर्यक का जटिल जाल तंत्र का मतलब ये होता है, देखिए इसका अर्थ ये है, जैसे हमने क्या देखा, वास्तविक संख्या। सबसे पहले मान लिया हमने वास्तविक संख्या देखी, और वास्तविक संख्या के दो भेद हुए, परिमेय अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय। अब जब हम परिमेय की बात किए तब हमने इसमें पूर्णांक पढ़ा, और जब हमने पूर्णांक की बात की तो इसमें हमने क्या देखा? प्राकृतिक संख्या देखा और पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को जब देखा तो उसको भी 4 भागों में बांटा, सम विषम भाज्य भाज। तो यह एक जटिल जाल तंत्र बनता जाता है, मतलब एक में एक, एक में एक। लेकिन जटिल जाल तंत्र भले बनता है लेकिन ज्ञान को यह सार्थक रखता है, मतलब एक निश्चित सीक्वेंस के अनुसार। जैसे मान लिया कोई बालक ये कह दे कि सभी परिमेय संख्या, सॉरी, बालक जैसे मान लिया ये कह दे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं, तो ये समझाने में ये मदद करता है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, बल्कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन यदि बालक ये कह रहा है कि नहीं नहीं सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो ये गलत है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं, वो कुछ अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो एक प्रकार से यह नैदानिक परीक्षण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तिर्यक बंधन का मतलब होता है एक पार्ट दूसरे से जुड़ता है, फिर अगले से जुड़ता है, फिर अगले से जुड़ता है, मतलब एक जटिल जाल तंत्र बनता जाता है, इसका यह मतलब है। चलिए बताइए, अवधारणा मानचित्र का कौन सा स्पष्ट वर्णन करता है? यह विभिन्न अवधारणाओं और उप अवधारणाओं के बीच संबंधों का आरेखीय चित्रण है। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट और जो उससे जुड़े कॉन्सेप्ट है इसके बीच संबंधों का आरेखीय चित्रण है। हाँ बिल्कुल है। यह दिशाएं ज्ञात करने हेतु एक मानचित्र है। नहीं नहीं, दिशा से क्या मतलब है? यह एक अनिवार्यतः पालन की जाने वाली शिक्षण की रूपरेखा। देखिए अनिवार्य नहीं है, ये कह रहा है कि यह अनिवार्यतः पालन की जाने वाली शिक्षण की रूपरेखा है। अनिवार्य नहीं है लेकिन शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, इससे बालकों में ज्ञान को सिस्टमेटिकली सीखने की क्षमता का विकास होता है। मतलब तथ्य जो है बालक आसानी से समझ सकेगा, अब इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये जानेंगे, है ना। तो अनिवार्य नहीं है लेकिन इसका प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को। यह किसी पाठ्य योजना का अस्पष्ट वर्णन। नहीं नहीं, अस्पष्ट क्यों? अस्पष्ट है, पहला ही है, पहला विकल्प सही है, मतलब ये भी गलत। चलिए अगला देखते हैं। मेरे ख्याल से अब जटिल जाल तंत्र या तिर्यक बंधन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं, लिखा है गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, प्रायः देखा जाता है कि गणित के ज्ञानार्जन में कॉन्सेप्ट मैप की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लिखा है कि अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है, मतलब 3 गलत होंगे। देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट मैप के बारे में सही है। अच्छा, विकल्प इधर दिया है, ओहो ये टेक्निकल पॉइंट था। चलिए फिलहाल देखते हैं। अभी विकल्प, सही विकल्प का मिलान करना है, ये ज्यादा सही हो गया। फिलहाल मिलान करिए। यह एक जटिल जाल तंत्र है, मैं बार बार यही चीज बल दे रहा था, तिर्यक बंधन जटिल जाल तंत्र, जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है या प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल ये तो है, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में ये बिल्कुल सही है।
एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। नहीं नहीं, रैखिक व्यवस्था नहीं है, ये रैखिक व्यवस्था नहीं है बल्कि तिर्यक बंधन है। रैखिक व्यवस्था नहीं, ये चीजें बिल्कुल छोटे छोटे शब्द पूरे प्रश्न का अर्थ बदल देते हैं। एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह एक जटिल जाल तंत्र है या तिर्यक बंधन है। तो इसलिए बी गलत हो गया क्योंकि लिखा है रैखिक व्यवस्था नहीं है। रैखिक व्यवस्था का मतलब जो सीधा चलता रहे, रैखिक व्यवस्था का मतलब जो सीधा चलता रहे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा भी पार्ट बढ़ सकता है, इसमें 3 भाग बढ़ सकते हैं। आप समझे कि नहीं? तो यह तिर्यक बंधन है। इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। मैंने कहा ना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो ये सही है, ये सही है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता। हाँ देखिए, गणित के नेचर के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करती हैं। ये भी बिल्कुल बनना चाहिए। ए सी डी बिल्कुल होना। ए सी डी, ए सी डी देखिए, ए सी डी बिल्कुल डी बनेगा, बिल्कुल डी बनेगा। ए सी डी डी बनेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका उत्तर करिएगा। एक सेकंड, पहले पूरा प्रश्न तो देख लें। इसका उत्तर करिएगा। हाँ, ए सी डी, कायनाथ क्वीन और दीपिका केसरी, हेमलता यादव, सत्यम। लिखा है गणितीय अवधारणा एक जटिल संबंधों का जाल बनाती। देखिए बार बार ये जटिल जाल तंत्र में इसीलिए बल दे रहा था। ये कहां से आ गया? गणितीय अवधारणा एक जटिल संबंधों का जाल बनाती है। इसका जटिल संबंधों का जाल बनाती है जिसमें नई अवधारणाएं और पूर्व में सीखी गई अवधारणाएं परस्पर जुड़ी होती है। निम्न में से कौन सा कथन है जिसे अत्यंत उपयुक्तता से वर्णित करता है? चलिए देखें। देखिए एक बात समझिएगा, जटिल जाल तंत्र का मतलब यह होता है कि यदि कोई एक चीज मिस हो गया तो आगे की चीज सीखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जटिल जाल तंत्र का मतलब जैसे इससे ये जुड़ा, मान लिया इससे ये जुड़ा और इसमें 3 भाग जुड़े, 1 2 3। अब इसमें ये भाग, इसके अंतर्गत 2 भाग बने या जो भी भाग बने। अब इसका मतलब यह है कि यदि कोई एक चीज ड्रॉप हो जाए, मान लिया हम इसको ड्रॉप कर दें तो ये 2 नहीं सीख पाएंगे, यदि इसको ड्रॉप कर दें तो ये तीनों नहीं सीख पाएंगे। मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? ये कह रहा है कि जटिल संबंधों का जाल बनाती है जिसमें जो नई अवधारणाएं हैं, जैसे ये नई अवधारणाएं हैं और ये पूर्व में सीखी गई अवधारणाएं परस्पर जुड़ी होती, बिल्कुल जुड़ी होती। जैसे ये दोनों कैसी जानकारी, ये नई अवधारणा है और ये पूर्व में सीखी गई अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि नई अवधारणाएं और पूर्व में सीखी गई अवधारणाएं परस्पर जुड़ी होती। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई एक चीज ड्रॉप कर दे, पूरा अध्ययन अध्यापन जो है प्रभावित हो जाता है। जैसे हम लोग 1 के बाद 2 पढ़ते हैं, 2 के बाद, है ना, मतलब जैसे क के बाद ख जानते हैं, तो वैसे ही इसमें एक निश्चित क्रम होता है, पदानुक्रम जिसे कहते हैं। अब आपके नजरिए से क्या होना चाहिए बताइए? भिन्न को पूर्ण संख्या से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए जटिल जाल तंत्र का मतलब एक चीज सीखे उसके बाद उससे कठिन चीजें सीखे, बृहद चीजें सीखे, बड़ी चीजें सीखे। कह रहा है कि भिन्न को पूर्ण संख्या से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। गुणन और विभाजन को योग और व्यवकलन से पहले कराया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि गुणा और भाग वाले प्रश्न को योग और व्यवकलन से पहले कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। भाई जोड़ बालक सीखे, फिर घटाना सीखे, फिर गुणा सीखे, भाग सीखे, एक निश्चित क्रम हो। ये कह रहा है कि पहले गुणा सिखाइए तब जोड़ सिखाइए। ये गलत है। संख्या अवधारणाएं और पैटर्न बीजीय चिंतन के लिए मूलभूत अंग है, यही है। देखिए बीजीय चिंतन का मतलब बीजगणित नहीं है। हम लोग बीजीय चिंतन लिखा है तो हम बीजगणित से अर्थ निकालते हैं। बीजीय चिंतन का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल थॉट हुआ, आलोचनात्मक चिंतन। हाँ देखिए, जो संख्या अवधारणा है और पैटर्न, यह क्रिटिकल चिंतन के लिए मूलभूत अंग हैं।
मतलब जब तक संख्या अवधारणा और पैटर्न नहीं सीखेंगे तब तक थॉट जो है डेवलप नहीं होगा। मतलब मैंने कहा ना, यदि एक चीज ड्रॉप कर दे तो दूसरी चीज नहीं सीख पाएंगे। तो बालकों में एक विशेष प्रकार की चिंतन तर्कड़ा का विकास होगा जब संख्या अवधारणा और पैटर्न बालक सीखे रहेगा। और ये कह रहा है कि समानुपातिक तर्कड़ा में बीजीय चिंतन आवेष्टित नहीं है। आपका सी विकल्प ही बनेगा। इसको बिल्कुल माइंड में सेट करना। वैसे ये दो तो वैसे भी निगेटिव लग रहे हैं। लग क्या रहे हैं? लग है ही। मतलब यदि इन चीजों का बोध नहीं है तो ये जो है क्रिटिकल थॉट डेवलप नहीं होगा। मतलब यही होता है, तिर्यक बंधन में यदि कोई एक चीज ड्रॉप कर दी जाए तो दूसरी चीज नहीं सीख पाएंगे। मतलब यदि हम संख्या अवधारणा और पैटर्न नहीं सीखते हैं तो बालकम में क्रिटिकल थॉट डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब ये। अगला प्रश्न देखिएगा, संकल्पनात्मक चित्रण मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग नए संप्रत्यय की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं, मजबूत करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप जो है नए कॉन्सेप्ट की समझ को किस प्रकार डेवलप करते हैं, सुसाध्य करते हैं, बताइए। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैप होता है ना, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें पुरानी चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। मतलब पूर्व में सीखी गई ज्ञान का नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैप होता है, कनेक्टेड होता है हर पार्ट। मतलब हम पिछले की पढ़ी गई जानकारियों को हम कलेक्ट करते हैं और वहां से नई जानकारी बनाते हैं। यह इसका मूल निष्कर्ष है। हम क्या करते हैं, पिछले जानकारियों को कलेक्ट करते हैं और नई जानकारी पर पहुंचते हैं। मतलब कलेक्ट करना मतलब देखिए, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके उप संप्रत्ययों को हटाकर जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके और प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर, यही तो होगा पहला वाला। क्योंकि जो हम पुरानी चीजें पढ़े रहते हैं उन सभी को जानकारियों को कलेक्ट करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान मतलब जो भी पिछले भाग को सीखे होते हैं, और उसके बाद व्यवस्थित क्रम से होते हुए नवीन ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मतलब जानकारी को संश्लेषित, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, जानकारियों को कलेक्ट करना और सुव्यवस्थित करना। ये कॉन्सेप्ट मैप का मूल अंश है। चलिए देखें, अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणाओं की समझ द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक संभावना है, बताइए। अवधारणा मानचित्रों द्वारा नई अवधारणाओं की समझ द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक संभावना है? विषय वस्तु क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरित करना, विशिष्ट विवरण पर ध्यान केंद्रित करना, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु को प्राथमिकता देना और जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे इसके लिए? हाँ, 13 का डी, 13 का डी। जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता में, जो कॉन्सेप्ट मैप होता है ना, इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि बालक एक सीक्वेंस में तथ्यों को देखता है और जिस कारण उसकी तर्कड़ा डेवलप होती जाती है, मजबूत होती जाती है। एक निश्चित क्रम से जब कोई ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान अस्थायी होता है, स्पष्ट होता है, तार्किक विवेचना तर्कड़ा डेवलप होती है। तो जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि। और एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं, मैं चाहूंगा इसका उत्तर करिएगा आप लोग स्वयं से। इसका उत्तर आप लोग स्वयं से करिएगा। एक चीज और, कल की जो हमारी क्लास होगी कल, यह टाइम मेजरमेंट से संबंधित होगा। केवल टाइम मेजरमेंट के प्रश्न होंगे और टाइम मेजरमेंट के जो प्रश्न हैं पहले उसके कॉन्सेप्ट होंगे, उसके जो थ्योरी पॉइंट से थ्योरेटिकल पार्ट से प्रश्न होते हैं वो होंगे, और इसके बाद इस पर प्रश्न होंगे। तो मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होने को होगा कल। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे कल। आज बस इतना ही। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा संकल्पनात्मक मानचित्रण का दूसरा नाम है, अब आप जान जाएंगे। चलिए मैंने ही बता दिया है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं कल। आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।